डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़े थे टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन पे। इसके ज़रिए हमने जाना था कि हर ऑर्गन का टेम्परामेंट अलग कैसे होता है और उसके पैमाइश के क्या तरीके हैं और उसे किस तरह जाना जा सकता है टेम्परामेंट को। आज हम पढ़ेंगे आज़ा मुतशाबह के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी, ये जो है आज़ा मुतशाबह कहलाता है। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं या जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं या ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो इन ऑर्गन्स की डिटेल में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहाँ एक ऐसा लफ्ज़ पढ़ते हैं जो आज़ा मुतशाबह कहलाता है। अमूमन इसका तस्करा बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता और हम समझते हैं कि कुछ ये ऐसा वर्ड है और जिसको समझना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसको समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है आज़ा मुतशाबह। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल यूनिट है इंसानी जिस्म का, जो तिब में आज़ा मुतशाबह के नाम से जगह जगह मज़कूर हुआ है। जब अतिब्बा हमारे मुनाफिल आज़ा को बयान करते हैं तो वहाँ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्रेन है और दूसरा नंबर हम लीवर को देते हैं। इसके बाद लंग्स 3 नंबर पे, चौथे पे हम स्टमक यानी GIT, 5वां हम इसको ले लेते हैं आँख को। ये हमारे ऑर्गन्स हैं बड़े बड़े हमारे जिस्म के, और इनके ताल्लुक़ से भी हम देखेंगे कि आज़ा मुतशाबह की क्या मीनिंग है और क्या यहाँ पे मतलब निकल के आता है। और बड़े ऑर्गन के साथ साथ जो हमारे छोटे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी यही कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो चलिए देखते हैं आज़ा मुतशाबह। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है इज़ नॉट ए सिंगल स्ट्रक्चर, इंडीड it is a compounded of many more materials, an enormous structural unit and properties part their role accordingly। यानी इंसान का जिस्म एक बिल्कुल सॉलिड या सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये बेशुमार छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। और ये ज़र्रात भी, इनकी बहुत सारी अक़साम होती हैं, हर अक़साम की अपनी अलग क्वालिटी होती है और अपनी क्वालिटी के मुताबिक हर एक अपना अलग अलग काम अंजाम देते हैं। तिब में इसके मुतालिक क्या तज़किरा बयान किया गया है उसको हम ज़रा सा पढ़ेंगे। जब हम उमूर तबैया पढ़ते हैं या किसी भी क्लासिकल बुक में जब हम फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं या तबई उमूर के बारे में पढ़ते हैं या टेम्परामेंट ऑफ द ऑर्गन्स पढ़ते हैं, तब भी ये बात निकल कर सामने आती है कि आज़ा मुतशाबह कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसको जानना लाजमी है। हालांकि सबने इसके बारे में बहुत डिटेल तज़किरा नहीं दिया, लेकिन किताबुल मुर्शिद में आधा पैराग्राफ तकरीबन लिखा गया इसके बारे में, जबकि मेयत मसीही में अबू साहिल मसीही ने पूरा एक चैप्टर इस पर लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो किस ज़िम्न में आता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है उसी का डिस्क्रिप्शन है, आज़ा मेयत मसीही से लिया हुआ है हमने। कि हम कहते हैं कि आज़ा 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके अज्जा एक दूसरे के मुशाबह होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, ठीक है। एक ही ऑर्गन के अगर 2 पार्टिकल्स या 2 पार्ट छोटे छोटे लिए जाए तो दोनों एक जैसे होंगे। ये वही हैं जिनके जुज़ और कुल पर एक ही तारीफ़ सादिक आती है, जैसे बोन हैं, कार्टिलेज, नर्व्स, नेल्स, लिगामेंट, टेंडन, वेसल्स, मसल्स, फैट एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक GIT, विसराज और बोन मैरो, मेम्ब्रेन और स्किन। तो ये इतना बयान करके ये बताया गया है कि इसी तरह जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं उसको एज ए ऑर्गन बयान किया गया है। और कहीं कहीं इन्होंने आज़ाए मुफ़रदा के तौर पे इसको इस्तेमाल किया और कहीं कहीं आज़ाए मुरक्कबा। तो जब मुरक्कबा का जिक्र किया तो बताया
कि उसमें कौन कौन से अज्जा जब मिलते हैं तो वो अज़ा मुरक्कबा कहलाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अज़ा मुतशाबह के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम ज़हन में रखेंगे, इन सारे अज्जा को, और फिर हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो जुज़ और कुल की जो बात हो रही है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जुज़ और कुल जो लफ्ज़ है, दरअसल ये फ़िलासफ़िकल वर्ड है। हम जानते हैं कि ये दोनों लफ्ज़ जो है एक दूसरे के अपोज़िट है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई लफ्ज़ जुज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ ख़ुद अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि ये किसी चीज़ का टुकड़ा है या हिस्सा है, इसका कुल कहीं और मौजूद है। तो ये फ़िलासफ़िकल वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझने के लिए हमने फिर मौलियात बुक़रातिया की तरफ रुख किया, और मौलियात बुक़रातिया से हमने ये छोटा सा इक़्तिबास उठाया है, मौलियात बुक़रातिया से, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि जुज़ के माने उस वक्त तक नहीं समझ में आ सकते जब तक कि कुल की वजाहत ना हो जाए। जब तक हम कुल के बारे में ना पढ़ें हम जुज़ को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जुज़ जो होता है वो किसी न किसी कुल का जुज़ होता है, ठीक है। और कुल जो है वो कुछ अज्जा से मिलकर ही बनता है। बस जुज़ और कुल को मुतलक इस्तेमाल नहीं कर सकते ता वक्त के ये बयान न कर दिया जाए कि यह जुज़ किस कुल का है और कुल किन अज्जा से मिलकर बना है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है कि जब हम किसी भी एक चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं तो वो टुकड़ा उस बड़ी चीज़ का जुज़ होता है। और ये जुज़ जो होता है ये अपने आप में बताता है कि ये किसी न किसी चीज़ का टुकड़ा है, और ये जो जिससे ये लिया गया वो कहीं और मौजूद है। तो इसका आम ज़बान में यही इसका एक्सप्लेनेशन है, और मेरे ख़्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा गहराई नहीं है, और बस ये है कि समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई आसान चीज़ भी हो और ना समझ में आए तो मुश्किल लगती है। तो ठीक वही बात है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये लीवर है हमारा, और हमने इसका एक टुकड़ा लिया, और जब हमने इसके एक टुकड़े को एग्ज़ामिन किया, देखा, और फिर इसी का एक और टुकड़ा ले लिया, एग्ज़ामिन किया, तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और इनका ये जो प्रॉपर्टी होगी ये प्रॉपर्टी ठीक इसके जैसी होगी। तो यही मतलब है यहाँ पे। इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आज़ा मुतशाबिह जो है, इफ़ यू कट एन ऑर्गन, टेक अ स्मॉल पीस, this part also has the same property as the whole organ in the physiology, in other all properties, physiological भी और दीगर properties भी, ठीक है। and that is the reason to say आज़ा मुतशाबिह, its representation such as the tissues in new medical physiology। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मेडिकल फिजियोलॉजी में जब सेल्स और टिश्यूज़ का तस्करा बयान किया जाता है, तो बिल्कुल जिस अंदाज से उसका प्रेजेंटेशन होता है इसी तरह से होता है। तो ये जो यहाँ तक है आज़ा मुतशाबिह तक, ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमने किताबुल मुर्शिद से लिया, ठीक है। बाकी यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा अपना व्यू है जो हमने महसूस किया कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमें एक एहसास होता है कि ये इसी तरह बयान किया गया, या इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। तो ये बताना चाहा हमने कि यहाँ इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मॉडर्न फिजियोलॉजी में सेल्स और टिश्यूज़ का प्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे ब्रेन है, हम ब्रेन को देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारे ब्रेन खुद बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। कुछ इसके मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सपोर्टिंग होते हैं। तो वो जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक लिगामेंट है, या उसमें मेम्ब्रेनस पार्ट है, या वेसल्स हैं, अदर वास्कुलेचर हैं, ये सारे जो होते हैं इनका भी अपना अलग प्रॉपर्टी होती है, इनके भी जुज़ और कुल होते हैं। तो ये जुज़ और कुल ब्रेन का पार्ट तो नहीं होंगे, लेकिन ब्रेन सेल्स जो होगा, इटसेल्फ ब्रेन जो होगा, इसका जुज़ और कुल उससे एक दूसरे से मुशाबे होगा, जबकि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उनका जुज़ कुल एक दूसरे के मुशाबे होगा। यहाँ कहने का मतलब यही है। तो हम इस बात को यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ब्रेन सेल्स में हमारा नर्व सेल्स आते हैं, और जो हमारे एक्सॉन हैं, डेंड्राइट्स हैं, जितने भी उसके पार्ट हैं, तो जब भी हम देखते हैं
तो इन सब में मुशाबहत होती है और इनके अफ़आल में भी मुशाबहत होती है। यही सब जब बहुत ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं तो एक कॉलोनी बनाते हैं और यही कॉलोनी जो है दरअसल आज़ा मुतशाबह का रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम हार्ट पे आते हैं। हार्ट का भी वही है, हर ऑर्गन का जैसे इसी तरह हार्ट का भी है कि इसमें सेम बातें हैं इसी तरह। और हम ये देखते हैं कि जब इनके जो जुज़ होते हैं, जब उसको एनालाइज़ किया जाता है या विजुअलाइज़ किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। उनमें कुछ ऐसी खुसूसियत होती है जो एक दूसरे से मुमताज़ करती है सारे यूनिट को, आज़ा मुतशाबह को। तो ये आज़ा मुतशाबह, अब आप देखिए कि जैसे हार्ट है, इसका काम कंडक्शन है, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को, इम्पल्स को क्विकली और जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो इनके जो इसमें सेल्स हैं या यूनिट जो है, इसमें जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, इसमें ये सेपरेट अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी है। इसी तरह हर ऑर्गन के यूनिट को जब हम देखेंगे तो वो स्पेशलिटी हमें पता चलती है, दिखाई देती है। उस ज़माने में जब माइक्रोस्कोप नहीं था और अतिब्बा तमाम ख़यालात को या कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला, बहुत ज़्यादा डेप्थ मिली और बहुत इंसाइटफुल डिस्क्रिप्शन रहा उस दौर का, तो ऐसा लगता है कि वो लोग बिल्कुल वाज़ेह थे अपने कॉन्सेप्ट में कि ऑर्गन जो है वो ज़ाहिर सी बात है सॉलिड तो नहीं होता था, क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ का फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट था और डिस्क्रिप्शन भी था। वो प्रूवन भी करते थे सिर्फ दलाइल के ज़रिए। तो दलाइल के थ्रू वो ये जानते थे कि इसका सबसे जो छोटे से छोटा जुज़ है वो भी वही है, सेम है, उसकी क्वालिटी सेम है, उसके फंक्शन सेम हैं। उसी के अंदर जो है डिज़ीज़ पैदा होती है और वही जब सेहतमंद होते हैं तो उज़्व जो है सेहतमंद होता है, वही जब बीमार होते हैं तो वो उज़्व बीमार होता है, और उसी का नाम उन्होंने आज़ा मुतशाबह रखा है। हालांकि वो इतना डीप तो उनका नहीं रहा होगा तसव्वुर कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें जो है पैदा होंगे या होंगे, आज़ा मुतशाबह को विजुअलाइज़ किया जा सकेगा और ऐसे फाइंडिंग्स मिल सकती है। लेकिन फिज़ियोलॉजिकली वो सारे कॉन्सेप्ट उनके जहन में वाज़ेह थे। ये जबकि हमारा स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमारे स्ट्रक्चर उसको हमें मजबूती देता है उस कॉन्सेप्ट को कि जो वो कहते थे वो बात सही थी। इसी तरह हम लंग्स के बारे में आते हैं कि जब लंग्स को भी देखते हैं तो इसके अंदर भी कई तरह के हमारे आज़ा मुफ़रदा शामिल हैं, और ये सारे आज़ा मुफ़रदा शामिल हो कर के ये एक मरक्कब उज़्व बनाते हैं या ऑर्गन बनाते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और हर स्ट्रक्चर के अपने आज़ा मुतशाबह हैं। जैसे लंग्स का जो अपना स्पेशल सेल है, एल्वोलाई हैं, इनकी जो क्वालिटी और प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जो उनके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं वो भी बिल्कुल अलग है। मज़े की बात ये है कि हर उज़्व के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम उज़्व में जो तमाम ऑर्गन्स के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं वो सिमिलर हों, नहीं, सिमिलर नहीं है, ये भी डिफरेंट हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जैसी ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी के लिहाज से उनके सपोर्टिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये हमारा लंग्स है। लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। जब हम उनको माइक्रोस्कोपिक या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, कितने मुनफरिद ये इनके स्ट्रक्चर हैं, हम इन सब को देख सकते हैं। ये हमारे एल्वोलाई है, इसके अंदर फर्दर डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा एल्वोलाई है ये हम कहें कि ये आज़ा मुतशाबह है। आज़ा मुतशाबह एक ऐसा लफ्ज़ है कि जब हम किसी एक यूनिट या एक सेल के अंदर भी अगर जाएं और वहाँ पे भी हम इस लफ्ज़ का इतलाक़ करें तो वहाँ पे भी हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लंग्स है, लंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं यानी इसका जुज़ है, और इसके जुज़ में भी वही बात सादिक आती है कि इसका हर जुज़ एक जैसा होगा, यानी आज़ा मुतशाबह यहाँ पे भी लागू होता है। देखते हैं लीवर के बारे में। ये हमारा लीवर है, ये लीवर सेल है, और लीवर के बारे में भी हम सबको मालूम है
इसमें भी कई तरह के स्ट्रक्चर सपोर्टिंग और मेन जो है लीवर पैरेन्काइमा होता है। इनके अफ़आल अलग अलग हैं। मुतशाबिह जुज़ है वो बिल्कुल सिमिलर है। इनके भी बहुत सारे आज़ाए मुफ़रदा इनके अंदर शामिल हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके दूसरी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करते हैं या अंजाम देते हैं। इसी तरह से अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम विजुलाइज़ करें माइक्रोस्कोप में या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, तो हम देखते हैं कि जो स्पर्म और दीगर सेल्स जो होते हैं सबकी अलग अलग पहचान अलग अलग है, लेकिन सारे जो स्पर्म होंगे वो बिल्कुल सिमिलर उनके अंदर स्ट्रक्चर होगा, वैसे हेड होगा, बॉडी होगा, टेल होगा और सबके फंक्शनैलिटी एक जैसी होगी और सबका जो हो पर्पस होगा वो सेम ही होगा। तो हैं इसी तरह फीमेल में देखते हैं कि हालांकि मकसद दोनों का एक ही है कि एक नए वजूद को दुनिया में लाना, लेकिन दोनों के जो खुसूसियत है बिल्कुल अलग है क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं। दोनों स्ट्रक्चर अलग हैं इसलिए दोनों के काम भी अलग हैं। तो हमारे जो ओवम हैं या ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ के अंदर जो वो ये हमारा जो ओवा होता है ये ख़ुद एक आज़ा मुतशाबिह का रोल प्ले कर सकता है। रादर देन हम यहाँ यूट्रस की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ओवा की या ओवरीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम यूट्रस की बात करें तो ये भी एक ऐसा उज़्व है, इसका भी एक छोटा यूनिट उसके जैसा ही है, इसकी भी फंक्शनैलिटी सेम है। जो काम हमारा पूरा यूट्रस करता है वही प्रॉपर्टी उसकी एक सेल की भी मौजूद है। हम ये देखना चाहेंगे कि अतिब्बा इसमें और क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं आज़ा मुतशाबिह के बारे में, कि इन्होंने ये कहा कि दूसरी किस्म उन आज़ा की है जो इन्हीं आज़ा मुतशाबिह अज्जा से मिलकर बनते हैं। चुनांचे कभी तो ये सिर्फ चंद आज़ा मुतशाबिह से बनते हैं, तरकीब पाते हैं और कभी कभी आज़ा मुफ़रदा उनकी तरकीब में शामिल होते हैं। अभी जैसे हमने जिक्र किया डिटेल में तफसीलन, और इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं जैसे सर है, गर्दन, सीना, दोनों हाथ, पाँव, शिकम, पुश्त और आज़ाए तौलीद। अभी हमने सारी बात ये देख ली तफसीलन कि इनका कॉन्सेप्ट इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं तिब्बे जदीद के लिहाज से भी। और थोड़ी सी कोरिलेशन देखते हुए हमें यहाँ मुनासिब होगा कि हम थोड़ा सा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट देख लें कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्या वो भी ये बताता है कि हर सेल और हर टिश्यू अलग होते हैं, उनके फंक्शन अलग होते हैं, उनकी जो शेप और साइज़ और कलर और डिवीज़न सब अलग होते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। मॉडर्न मेडिसिन के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो तकरीबन 200 के करीब होते हैं। 200 होते हैं और ये सब डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग क्वालिटीज़ और उनकी जो अपीयरेंस है उसके लिहाज से ये 200 टाइप बताई गई है, विच कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 200 के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको छोटे छोटे तौर पे बहुत ही कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कितने टाइप के जो है हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले ये है कि एपिथेलियल सेल्स है। अब हम एपिथेलियल सेल्स को देख लें, इट्स सेल्फ एपिथेलियल सेल्स। जहाँ कहीं जिस ऑर्गन पे भी ये अपना जुड़े हैं आज़ाए मुफ़रदा के तौर पे, वहाँ ये बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं अपने शेप और शायद साइज़ के लिहाज से भी, अपने एक्शन और फंक्शन के लिहाज से भी। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, कहीं ये मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहीं ये किसी सब्सटेंसेस को सिक्रीट्स करते हैं। बस दफ़ा दोनों काम ये अंजाम देते हैं। इसी तरह एग्जांपल देखिए कि स्किन सेल्स हैं, लाइनिंग ऑफ द गट है एंड ग्लैंडुलर सेल्स हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर है कि ये 6 फिगर है, सब अपने आप में अलग है, सबका अपीयरेंस अलग है, कलर अलग है। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आता है कि मसल सेल्स जो होते हैं, मसल्स फाइबर्स, इनकी फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अफ़ाल अंजाम पाते हैं। तो इसके लिहाज से ये बिल्कुल अलग है। नंबर 1 इसमें हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल सेल्स हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट इनके ज़रिए अंजाम पाता है। अब ये देखिए कि ये हमारे मसल्स हैं, ठीक है, हमने मसल्स का एक टुकड़ा निकाला तो उसकी शक्ल हमें यूँ मिली, ये वाली मिली।
फिर इसमें से एक टुकड़ा निकाला तो उसकी मसल्स यूँ मिली, और फिर हमने इसको इस तरह से एक्सप्लोर किया, फिर यूँ एक्सप्लोर किया, फिर यूँ एक्सप्लोर किया, मतलब उसको जूम करते गए तो हमें इस तरह से ये फिगर दिखाई दी। तो हम ये जानते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर वाज़े हो रहा है कि जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो अलग हैं। जाहिर सी बात है, जिसका जो काम है उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है वो कार्डियक मसल सेल का है। इसका काम जो है वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्शन इसका मेन काम है। तो हमें अभी पहले ज़िक्र किया हमने कि इसके जो सेल्स फाइबर्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ताकि इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स है वो तेज़ी से मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, और इनका काम कि इसमें ना तो डिले हो सकता है ना इसको अर्ली करने की इसको ज़रूरत है। तो बेसिकली इनको ऑन टाइम काम करना ज़रूरी होता है, इसलिए जो है इसके जो फाइबर्स हैं वो इस तरह के हैं। अब आता है स्मूथ मसल सेल्स। ये इनवॉलेंट्री अफ़आल अंजाम देते हैं जिस्म में या ऑर्गन में। अब ये देखिए कि ये बिल्कुल हमारा जो है स्मूथ मसल सेल, ठीक है। अब इसके बंडल जो देखिए कितने अलग है, स्पिंडल शेप हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, ये पता चलता है कि हाँ ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री काम अंजाम देते होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि तिब्बे जदीद के लिहाज से जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है उसके यहाँ भी कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है। बस ये है कि यहाँ एक्सप्लोरेशन हो गया है या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया है और विजुलाइजेशन ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो चूँकि एविडेंस बेस्ड हैं तो इसलिए चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि नर्व सेल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका फंक्शन जो है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं थ्रू आउट द बॉडी, और कंपोज ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अभी मैंने पहले इसके बारे में बताया जब हम पढ़ रहे थे। इसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ सेल्स, अभी मैंने बताया कि ये जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स या हमारे आज़ा मुफरदा होते हैं वो जो सपोर्ट का काम अंजाम देते हैं जिसमें के मुख्तलिफ उज़्व को, लेकिन ये जिस उज़्व को सपोर्ट देंगे उसी तरह का उनका स्ट्रक्चर होगा। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने तरह के, एटलीस्ट 6 तरह के तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिगर में हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बॉडी में इनका निज़ाम भी एकदम जुदा जुदा है बाय द शेप और बाय द फंक्शनैलिटी और स्टेबिलिटी। तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है कि इसको डे बाय डे हम एक्सप्लोर करते जाएं, अंडरस्टैंड करते जाएंगे और टिप का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता जाएगा। तो इसी तरह से अब इसके बाद हम आते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल जो है हमारे यहाँ रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं और मोटे तौर पे प्लेटलेट्स। 3 तरह के सेल का बेसिकली ब्लड में जिक्र किया जाता है मोटे तौर पे, हालांकि इनके और भी डिवीज़न है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसके मुख्तलिफ खुद बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन यहाँ से बताना मकसद है कि हमारे बॉडी में सेल्स कितने तरह के हैं और ये उज़्व मुतशाबे या आज़ा मुतशाबे का रोल कैसे प्ले करते हैं। तो हम आरबीसीज़ के बारे में और डब्ल्यूबीसी के बारे में बड़ा बढ़िया से समझ सकते हैं कि आरबीसीज़ सब एक ही जैसे होते हैं, अपने आप में एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, काम भी सबका एक ही जैसा है। अब आता है बोन सेल। बोन सेल्स के बारे में देखिए कि 3 तरह के ये दिया हुआ है कि ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है और ऑस्टियोसाइट्स है। यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं कि सिर्फ अकेले बोन में ही देखिए 4 तरह के सेल्स हैं और ये सब अलग अलग वक्त के हैं, अलग अलग उनके काम हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वाज़े और क्लियर हो जाती हैं। अब स्टेम सेल्स आता है, इनके फंक्शन है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इसमें हो सकता है बहुत सारे सेल्स अभी फ्यूचर में इसमें से डिफरेंशिएट किए जाएं और अंडरस्टैंड किए जाएं। नहीं, ये तो इल्म है, इसका मरहला चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और हर इल्म हमेशा ताज़ा रहता है। कोई इल्म कभी पुराना नहीं होता और कोई भी नया इल्म हमेशा नया नहीं रहता। तो बहुत इम्कान है इस बात के कि इसमें जो है नए नए सेल्स की और तलाश और जस्तजू होती रहे और निकल के सामने आते रहें। तो इसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल्स आते हैं एडल्ट जो है स्टेम सेल्स कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में जो है स्पर्म सेल्स मेल में होते हैं, फीमेल में ओवा होता है, एग सेल्स जो कहलाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले भी हमने दिखाया था फिगर, इसमें
ये इसका स्पर्म सेल का ये वाला, और ये फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस है कि कैसे ये फर्टिलाइज़ करते हैं, ये अब हमने दिखाया यहाँ पे। तो आखिर में हम कंक्लूड करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अब तक इवेलुएट किया इन तमाम डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन से कि आज़ा मुतशाबिह क्या होता है और हमारे सेल्स जो है उनका क्या अपना मिजाज होता है। इससे पहले भी हमने ऑर्गन के टेम्परामेंट में पढ़ा था कि सेल्स का मिजाज होता है। जब हम मिजाज पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो सेल्स होते हैं उनका टेम्परामेंट जो होता है वो पर्टिकुलर होता है, जबकि ऑर्गन्स टेम्परामेंट जो होता है ये सबमिसिव होता है। हर सेल, हर उज़्व मुफरद अपना एक अलग मिजाज रखता है और ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक जगह जा कर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है यही सबमिसिव पॉइंट कहलाता है। और यही सबमिसिव टेम्परामेंट जो है एक उज़्व का मकसद होता है और ये सबमिसिव कहलाता है। ये सबमिसिव इसका मकसद होता है, और जब ये सबमिसिव टेम्परामेंट उसको अवेलेबल होता है या हासिल होता है तब वो अपने अफ़ाल को अंजाम देता है। तो ये है कि ये जो हमारे इनका स्पेसिफ़िक टेम्परामेंट है। ठीक है, आखिर में हम तिब्बा के हवाले से भी देख लेते हैं कि आज़ा मुतशाबिह से क्या मतलब उन्होंने समझा कि आज़ा मुतशाबिहुल अज्ज़ा दरअसल वो हैं जिनसे हर एक अपनी अलग अलग और मखसूस तबीयत रखता है। आज़ा आलिया वो हैं जो अलग अलग अफ़ाल अंजाम देते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी निकल के सामने आ रही है, और यही बात यहाँ हमने फिगर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो तिब के डिस्कशन से और इवैल्यूएशन से निकल कर सामने आता है। मेरे ख़्याल में बात समझ में आ गई होगी। अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे उमूर तबैया पे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।